23 फरवरी से तुम लोगों का माध्यमिक एग्ज़ाम होने वाला है। बस 2 से 3 दिन बाकी है। अभी हम कुछ ऐसे ट्रिक बताने वाले हैं जिससे तुम्हें वो कन्फ्यूज़न लगा रहता है माइंड में। अभी कुछ बच्चों का माइंड में यही कन्फ्यूज़न लगा रहेगा कि सर करना क्या है, क्योंकि हम तो सब कर लिए। कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो कुछ भी नहीं किए हुए, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो पूरा बुक पढ़ लिए होंगे, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो बैठ बैठ कर क्वेश्चन आंसर याद कर रहे होंगे। इन सारों बच्चों के माइंड में कन्फ्यूज़न ये रहता है कि अभी एग्ज़ाम में आप तैयारी कैसे करें, इतने कम वक्त में ये सारी चीज़ें हम कैसे कंप्लीट करें, वापस से कैसे रिवीजन करें। तो उन सारे बच्चों के लिए अभी हम कुछ ट्रिक बताएंगे और वीडियो के लास्ट तक आपको वीडियो देखना है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में भी कुछ इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के लिए होने वाली है। तो आइए, एक पीडीएफ में तुम लोगों को हम वो ट्रिक्स बताएंगे जिससे एग्ज़ाम के कम टाइम में कैसे तुम्हें अपना प्रिपरेशन को कंप्लीट करना है, पूरी तरीके से करना है, वो तुम्हें समझ में आ जाएगा। चलो आओ पीडीएफ में देखते हैं। तो उस पीडीएफ में हम आ गए हैं जहाँ पे हम आप लोगों को ये ट्रिक समझाएंगे, तो बहुत ध्यान से अच्छे से समझिए। देखिए, पहला क्वेश्चन जो फिजिकल साइंस से है, विच वन अफेक्ट्स ओजोन लेयर द मोस्ट। बोल रहा है कि ओजोन लेयर को सबसे ज़्यादा अफेक्ट कौन करता है, मतलब इसमें सबसे ज़्यादा ओजोन लेयर के लिए प्रॉब्लम कौन है। तो इसका आंसर हम आपको बता दें पहले कि इसका आंसर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी CFC। अब आप कह रहे हैं ठीक है सर, ये क्या है, इसमें क्या नया था। अब आप एक बात ध्यान से सुनिए, जैसे ही आपने इस MCQ को पढ़ा, आप इसका एक आंसर एग्ज़ाम के लिए लर्न करने के लिए गए। एग्ज़ाम में पूछ लिया कि ऑप्शन में कि इनमें से कौन सा ओजोन लेयर के लिए सबसे कम इफेक्ट है, यानी इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो ओजोन लेयर को इफेक्ट नहीं करता है। तो अब आप ये बोलोगे यार हम तो याद करके गए थे कि ओजोन लेयर को सबसे ज़्यादा इफेक्ट कौन करता है, यहाँ पे तो पूछ लिया कि ओजोन लेयर को कौन इफेक्ट नहीं करता। इनमें से ऑप्शन के अकॉर्डिंग पूछेगा कि कौन इफेक्ट नहीं करता। तो अब कोई बच्चा बस एक सवाल का जवाब, यानी एक प्रश्न का उत्तर, एक क्वेश्चन का आंसर लर्न करके गया और वो सोचेगा कि मुझे वही दिखे एग्ज़ाम में, तो बेटा ऐसा पॉसिबल नहीं है कि बिल्कुल आपका ही क्वेश्चन को वहाँ पे पूछा जाए। आ भी सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आप एक क्वेश्चन लर्न कर जा रहे हो, उसको आप किस तरह से लर्न करोगे कि जिससे सारी पॉसिबिलिटी आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो क्वेश्चन में एक वर्ड लिखा हुआ ओजोन लेयर। ये आप देखो कि सबसे पहले ये कौन से चैप्टर में आ रहा है फिजिकल के, तो ये फिजिकल साइंस के पहले चैप्टर में आता है ओजोन लेयर। अब आप जाओगे ओजोन लेयर के बारे में जो भी बातें हैं उस चैप्टर में, ठीक है, ओजोन लेयर ख़राब कैसे होता है, तो ओजोन लेयर आप जैसे ही क्वेश्चन में जाओगे तो लिखा हुआ रहेगा कि मान लो ओजोन लेयर बनता कैसे है, ओजोन लेयर ख़राब कैसे होता है, ओजोन लेयर एटमॉस्फेयर के किस लेयर में देखने को मिलता है। तो ओजोन लेयर से रिलेटेड जितनी भी बातें तुम्हें उसमें दिखेंगी उस चैप्टर में, वो सारी पढ़ डालनी है। इसका मतलब एक क्वेश्चन से तुम्हें ये समझ में आ गया कि मुझे ओजोन लेयर के लिए सिर्फ ये नहीं पढ़ना है कि ओजोन लेयर को सबसे ज़्यादा इफेक्ट कौन करेगा, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कौन पैदा करेगा ओजोन लेयर के लिए। आप जाओ ओजोन लेयर के बारे में पूरी बात पढ़ डालो। इसी तरीके से बेटा आपका एक टॉपिक ख़त्म होगा वहाँ पर। अब आप दोबारा जो भी क्वेश्चन ओजोन लेयर के लिए आएगा आपके सामने MCQ में, तो आप पहले से ही पढ़े हुए रहोगे और आपको आइडिया भी रहेगा कि यार कैसे क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं और हम कैसे तरह से अपनी तैयारी करके वहाँ पे जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपके माइंड में रहेंगी। कोई भी टॉपिक आपको दिखेगा, कोई भी MCQ का आप आंसर लर्न करोगे, बस आप उस एक क्वेश्चन का आंसर मत याद करो, आप समझो कि आप उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक है वो सारा आप पढ़ डालो जाके। इससे क्या होगा कि आपको लगेगा कि आपने एक टॉपिक ख़त्म किया। एक MCQ आपको एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर नहीं देकर जाएगा, एक MCQ आपको समझ लो 10-20 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करके लेकर जाएगा। दूसरा क्वेश्चन में दिखा हुआ है कि ये भी फिजिकल साइंस है कि ऑर्डर ऑफ वेलोसिटी अल्फ़ा बीटा गामा। तो ये हम बता दें, ये एक चैप्टर नंबर 7 है फिजिकल साइंस का, जहाँ पे 3 रेज हैं, अल्फ़ा रेज, बीटा रे, गामा रे। तो तीनों रे की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आपके सिलेबस में दी हुई हैं। यहाँ क्वेश्चन में पूछा है कि ऑर्डर ऑफ वेलोसिटी, यहाँ पर पूछ रहा है कि ऑर्डर ऑफ वेलोसिटी, किसका वेलोसिटी ज़्यादा है, किसका वेलोसिटी कम। तो ऑप्शन के हिसाब से हम आपको एक बात बता दें कि सबसे ज़्यादा वेलोसिटी गामा की होती है, उससे कम होती है बीटा की, और उससे भी कम होती है अल्फ़ा की। तो आपका जो सबसे सही वाला ऑप्शन होगा वो होगा डी, गामा की वेलोसिटी ज़्यादा है ऑप्शन डी नहीं, आपका आंसर जो है वो सही होगा। तो दरअसल यहाँ पर ऑप्शन थोड़े गलत दिए हुए, तो हम आपको ऑर्डर बता दें। सबसे ज़्यादा वेलोसिटी होती है गामा की, गामा से कम वेलोसिटी होती है बीटा की, और बीटा से भी कम वेलोसिटी होती है अल्फ़ा की।
तो अगर आप उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाओगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, गामा रे का सबसे ज़्यादा, गामा का बीटा से ज़्यादा है और बीटा का अल्फ़ा से ज़्यादा है। ये आपका सही आंसर होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ ये देखिए कि अब आप सोचेंगे कि सर हम तो एक आंसर लर्न कर चले गए कि अल्फ़ा रे, बीटा रे, गामा रे का ऑर्डर ऑफ वेलोसिटी। आप जाओ उस चैप्टर में, एटॉमिक न्यूक्लियस के चैप्टर में, और अल्फ़ा, बीटा, गामा रे के बारे में जो भी बातें वो सारे जाकर पढ़ो वहाँ पर। इससे ये होगा कि जब आप एक क्वेश्चन लर्न किए तो उस एक क्वेश्चन ने आपको एक टॉपिक के बारे में यहाँ पर दिखा दिया कि यार तुम एक क्वेश्चन तो यहाँ आए हो लर्न करने के लिए, एक क्वेश्चन का आंसर करने के लिए, लेकिन एक बार इस क्वेश्चन के थ्रू तुम जाओ उस टॉपिक में और उस टॉपिक में अल्फ़ा, बीटा, गामा रे से जो भी बातें हैं उसको जाकर कंप्लीट करो। तो ये एक MCQ तुम्हें एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर याद कराने नहीं आया है, ये एक MCQ तुम्हें एक टॉपिक बताने आया है कि इस टॉपिक को तुम्हें कंप्लीट करना है। यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन एक सामने रखते हैं, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये दरअसल आप लोगों को लाइफ फिजिकल साइंस के चैप्टर 8.1 में मिलेगा। चैप्टर का नाम पीरियडिक टेबल है। उसमें पीरियडिक टेबल में पीरियड्स होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल जो सीधे सीधे लाइंस वाले होते हैं उसको हम लोग अगर हम ऐसे दिखाते हैं कि ये जो ऐसे ऐसे लाइंस बने हुए होते हैं वो आपके पीरियड्स होते हैं, और ऐसे ऐसे जो आपके पीरियडिक टेबल में लाइंस बने हुए होते हैं उसको आप ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि आप जब जाओगे और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ोगे तो आपको बताया जाएगा कि पीरियड के लेफ़्ट से राइट जाते हैं, पीरियड के लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता है कि बढ़ता है। अगर हम ग्रुप के थ्रू चेक करते हैं कि ऊपर से नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट का घटेगा कि बढ़ेगा। तो ये पूरी एक टॉपिक है कि अगर हम इसका आंसर बता दें तो इसका ऑप्शन आपका बी सही है। फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा ठीक है, फ्लोरीन का ऑक्सीजन से ज़्यादा, ऑक्सीजन का नाइट्रोजन से ज़्यादा, नाइट्रोजन का कार्बन से ज़्यादा। ये रटने वाली चीज़ें नहीं है, ये जब आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टॉपिक के पास जाओगे, पीरियडिक टेबल के चैप्टर में जाओगे तो आपको पूरी चीज़ें साफ साफ दिख जाएगी। अब वहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी दी हुई है, आयोनाइजेशन एनर्जी भी दी हुई है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी भी दी हुई है, और भी चीज़ें वहाँ पे दी हुई है, बल्कि आपको एक पूरा टॉपिक मिल गया वहाँ पे, पीरियडिक टेबल का ये पूरा एक पार्ट आपको वहाँ पर पढ़ने को मिल गया। अब आओ एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, उसके बाद जो लाइफ साइंस से पूछा गया है कि कौन सा ऐसा माइक्रोब्स है जो नाइट्रिफिकेशन के प्रोसेस में हिस्सा लेता है। तो उसका आंसर है ए, नाइट्रोसोमोनास। ये वो माइक्रोब है जो नाइट्रिफिकेशन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है। अब सवाल ये है कि ये एक आपको एक आंसर लर्न करवा के नहीं जा रहा है, यहाँ पे आपको एक टॉपिक दिखा के जा रहा है कि जाओ एक बार नाइट्रिफिकेशन पढ़ो। नाइट्रिफिकेशन किसका टॉपिक है? तो जब तुम नाइट्रिफिकेशन पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ये लाइफ साइंस का 5A वाले चैप्टर का टॉपिक है, और ये नाइट्रिफिकेशन से एक और बात पता चलेगी कि ये नाइट्रोजन साइकिल का टॉपिक है। तो यानी ये एक MCQ तुम्हें एक बहुत बड़े टॉपिक के बारे में बता के जाएगा। फिर आ जाओ यहाँ पे, उसके बाद एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक साइटो कंजर्वेशन का एग्जाम्पल देना है। तो भले यहाँ पर एग्जाम्पल पूछा है एक साइटो कंजर्वेशन का, लेकिन आपको एक टॉपिक देकर चला गया ये कि एक साइटो कंजर्वेशन क्या है। उसके बाद ना आप एग्जाम्पल समझोगे, उदाहरण इसका समझोगे कि क्या है एक साइटो कंजर्वेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर एक MCQ आपको एक टॉपिक देकर जा रहा है। इसका आंसर दरअसल डी है। तो इस तरह से आपका जो लास्ट वाला क्वेश्चन है कि वाटर पॉल्यूशन में सबसे ज़्यादा इफेक्ट, जो वाटर पॉल्यूशन का जो रिज़ल्ट हमें दिखता है, तो वो दरअसल ऑप्शन नंबर आपका बी है, एट्रिफिकेशन। ये आपको लाइफ साइंस के ही चैप्टर 5 में ही दिखेगा, जहाँ पे आप वाटर पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन, आपका एयर पॉल्यूशन, ये सब वाले टॉपिक दिए हुए। तो इससे हम ये समझाने की कोशिश किए कि आप अगर एक MCQ बैठकर पढ़ रहे हो तो आप वहाँ पर एक टॉपिक कंप्लीट करोगे। जैसे यहाँ वाटर पॉल्यूशन का क्वेश्चन आ गया, तो आप जाकर वहाँ वाटर पॉल्यूशन का कॉज पढ़ो कि क्या वजह है वाटर पॉल्यूशन होने का, और सिर्फ क्या एक ही इफेक्ट है जो यहाँ पे दिया हुआ, नहीं, और भी इफेक्ट दी हुई है। तो हर MCQ तुम्हें टॉपिक बता रहा है, एक MCQ देखो और जल्दी से बुक में जाओ और उस टॉपिक को कंप्लीट करो। इस तरीके से तुमको अपना सिलेबस बहुत जल्दी कंप्लीट कर जाओगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि क्वेश्चन के थ्रू तुमने सारा चीज़ कंप्लीट कर लिया। और जो कि हम और जो स्टार्टिंग में ही हमने आप लोगों को बता दिया था कि वीडियो के लास्ट में एक बात आप लोगों को हम बताने वाले हैं। तो बात ये है कि जिस तरह से अभी ये 5-6 क्वेश्चंस आपके सामने हम दिखाए हैं, तो आप कह रहे होंगे सर ये तो बस 5-6 क्वेश्चन नहीं, आगे आने वाली वीडियो में
हम कम से कम 200, 300, 400 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लाकर डिस्कस करेंगे, जिससे आप लोगों का प्रिपरेशन और बूस्ट हो जाएगा। तो आप लोग इस बात को अच्छे से समझिएगा, वीडियो को देख लीजिए, समझ लीजिए और इसको अच्छे से समझिए, क्योंकि कुछ टाइम में ही आपका एग्ज़ाम होने, कुछ दिन ही बाकी एग्ज़ाम होने के लिए, तो एग्ज़ाम की तैयारी करिए।